सर नीरज सर हैं, ये असिस्टेंट कमांडेंट इसमें सीआरपीएफ में प्रयागराज में। तो सर थोड़ा सा ये बच्चे हैं, ये वर्दी के लिए बड़े क्रेजी रहते हैं, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप इनके अपने जो स्टडी जर्नी और अपने सक्सेस की जो जर्नी है थोड़ा सा उसके बारे में बताएं और इनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा जिससे ये लोग भी आगे अपना फ्यूचर इस फील्ड में भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में जानते ही नहीं। बस एक चीज़ जानते हैं, लेखपाल बन जाओ, बीडीओ बन जाओ, दरोगा बन जाओ और इधर या फिर सिविल एस्पिरेंट बन जाते हैं, एसडीएम बनना है, डीएम बनना है। लेकिन एक और भी चीज़ है और ये भी बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, जिसको अगर वर्दी से इतना लगाव है तो इस फील्ड में भी कैरियर अपना तलाश सकता है। और सर खुद एक ऑफिसर हैं, तो इनसे बेहतर कोई नहीं बताएगा इस फील्ड के बारे में। थैंक यू सर। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चलिए, इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ रवि सर ने मुझे बताया, तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रवि सर का और आपके सुशील सर का कि उन्होंने मुझे आप लोगों के बीच आने का मौका दिया। चलिए, तो जिस पोस्ट के बारे में बताया सर ने, तो मैं बेसिकली फ़िलहाल एज ए डिप्टी कमांडेंट पोस्ट होल्ड कर रहा हूँ। इनिशियली एज ए असिस्टेंट कमांडेंट मैंने फोर्स ज्वाइन किया था, तो करंटली मैं सीआरपीएफ में हूँ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नाम सुना है आप लोगों ने? बेसिकली एक एग्जामिनेशन होता है सीपीएफ, सेंट्रल पुलिस फोर्स के नाम से, और सीपीएफ के थ्रू सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, इनमें असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि गस्टेड रैंक से आप इंडक्ट होते हैं और अप टू द रैंक ऑफ एडीजी, इसी असिस्टेंट कमांडेंट रैंक से शुरू होकर आप वहां पे पहुंचते हैं। तो ये एक पोर्टफोलियो चलता है, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट। मैं फिलहाल डिप्टी कमांडेंट हूं, और डिप्टी कमांडेंट को अगर इक्विवेलेंट रैंक के साथ में देखा जाए तो सिविल पुलिस में एडिशनल एसपी की रैंक होती है, आर्म्ड फोर्स में मेजर की रैंक होती है। आगे चल के हम जब बनते हैं तो कमांडेंट बनते हैं, तो एसपी के इक्विवेलेंट, उधर कर्नल के इक्विवेलेंट। तो ये इस तरह की इक्विवेलेंट रैंक्स है। तो अच्छी चीज़ आप लोग ये है कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और एग्जाम में ये सारे बच्चे एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग अलग अलग एग्जाम की तैयारी? चलिए पीछे से बताएं कौन सी एग्जाम टारगेट किया हुआ है। चलिए, जो वीडियो व्हाइट टी शर्ट में बना रहे थे, राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, आजाद। आजाद कौन सी एग्जाम को टारगेट किया हुआ है? सीपीओ, वेरी गुड। चलिए, इधर से नारी शक्ति देखते हैं, चश्मे में जो बैठी हुई है बच्ची, आपने कौन सा एग्जाम टारगेट किया है? एसएससी। क्या नाम है आपका? निधि राजपूत। चलिए, निधि एसएससी की तैयारी कर रही है, वहां सीपीओ, सीपीए के थ्रू आई थिंक सब इंस्पेक्टर बनने की चाहत है। ओके, एसएससी के थ्रू क्या बनना चाहती है निधि? एक्साइज इंस्पेक्टर, वेरी गुड। चलिए, इधर से देखते हैं, उधर सबसे पीछे मासूम सा चेहरा दिखाई दे रहा है टी शर्ट में। हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? जोर से थोड़ा सा माइक बंद कर। खड़े होके पूछे। हाँ, प्रिपरेशन की जर्नी कैसी रही? क्या नाम है आपका? निखिल। हाँ, आप बताइए। चलो कोई बात, कोई बात, आप बताइए। सॉरी, आवाज नहीं आ पाई। अच्छा, सक्सेस का रीजन क्या है? ओके, चलिए, और कोई सवाल इधर से? चश्मे में बैठे हुए हैं हमारे साथ में। हाँ, स्मार्ट सा चेहरा नजर आ रहा है, आप बताइए। हाँ,
नाम बताइए। CGL, ओके। चलिए चलिए ठीक है। एक तो हाँ, चलिए मैं समझता हूं किसी ने सक्सेस पूछा, किसी ने डिस्ट्रैक्शन पूछा, तो कोई खास जीवन में आ गया है क्या? डिस्ट्रैक्शन, मेरी समझ से इस उम्र में ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस, घूमने का कहीं मन नहीं होगा, लेकिन हाँ, बढ़ती उम्र के साथ कुछ और ख्यालात जरूर हमें कभी कभी डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। तो वैसा डिस्ट्रैक्शंस कितने लोगों के जीवन में आ गया है? अच्छा, डिस्ट्रैक्शन आ गया है। चलिए, कुछ कॉमन चीजें देखिए मैं आपको बताता हूं। सफलता और असफलता के बीच में आपका अपना फोकस, आपका अपना कंसिस्टेंसी और आपका अपना हार्डवर्क, ये तीन चीजें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। हम जिस उम्र में होते हैं, इस उम्र में डिस्ट्रैक्शंस लगभग सभी के जीवन में आते हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस डिस्ट्रैक्शन से आप कितना इन्फ्लुएंस हो के अपने टारगेट से अलग चले जा रहे हैं और उसको छोड़ दे रहे हैं। बड़ा लगता होगा, लड़के लड़कियां दोनों हैं, गर्लफ्रेंड होगी, अगर गर्लफ्रेंड के साथ किसी छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया तो पूरे दिन पढ़ाई का मन नहीं लगेगा, ये लगेगा कि कैसे उस झगड़े को सॉर्ट आउट करें और सॉर्ट आउट करने के बाद फिर आगे बढ़ें। ठीक, उसके बाद में लड़कियां भी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, आपके साथ में भी जीवन में वही से वर्षा दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि भावनाएं जेंडर बायस नहीं होती है, दोनों के साथ में ये रहता है। और बच्चियों के साथ में या लड़कियों के साथ में फैमिली प्रेशर और एक एडिशन जुड़ जाता है। कंपैरिजन आप देखेंगे तो आपको घर से छूट मिल जाएगी 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करने की, लेकिन बच्चियों के साथ में कंस्टेंट होता है कि बहुत संघर्ष करके आगे आती हैं और कई बार वो समय संघर्ष का बहुत उनके लिए लिमिटेड होता है। तो डिस्ट्रैक्शन जो आप बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जीवन में किसी के साथ होने से दिक्कत नहीं है, वो साथ आप पॉजिटिवली कैसे उसको सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को समझने की जरूरत है। कि कैरियर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा सपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और हमारे बीच में होने वाली छोटी बहुत लड़ाई झगड़े या कहीं और अच्छे समय भी अगर आप लोग जो है टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन उससे आपका अपना जो प्रीशियस टाइम पढ़ाई का है वो किल नहीं होना चाहिए। तो वो ध्यान, मैं ये नहीं जानता हूं कि आप लोग दूर रह सकते। देखिए, बहुत सीधे तौर पे मैं कह सकता हूं कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, लेकिन ये उम्र ऐसी होती है कि इसमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना मुश्किल होता है। अगर दूर रह सकते हैं तो सबसे बेहतर विकल्प है, नहीं रह सकते हैं तो उसको मैनेज करने की कोशिश करें। ठीक, दूसरी चीज, पढ़ाई में काम करते हुए, मैंने सिविल्स की तैयारी करते हुए, ज्यादातर स्टेट PCS की एग्जाम्स देते हुए, कई एग्जाम में सफलता मिलती है, पार्शियल सफलता मिलती है, आगे जाके फाइनल सफलता मिल जाती है। लेकिन आपको उसी टेम्पो को, लेकिन अगर आपका एग्जाम क्रैक होना शुरू हो गया है कि आप कोई एग्जाम का एक स्टेज निकालने लगे, जो भी एग्जाम अलग अलग दे रहे हैं, और दूसरे स्टेज में आपको हो सकता है एक बार फेल्योर मिल गया है, आप ये मान के चलिए, यकीन मान के चलिए कि अब आप सफलता के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और आपको अपना फोकस, अपने हार्डवर्क को और बढ़ा देने की जरूरत है। उस समय अगर आपने छोड़ दिया तो वो आपके लिए सबसे मुश्किल समय। तो वैसा काम ना करें। तो पहली चीज, फोकस, डिस्ट्रैक्शंस की जो हमने बात की उससे आप डाइवर्ट हो, दूर रह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं रह सकते हैं तो उसको सही दिशा में चैनलाइज करने की कोशिश करें। अपने टाइम को जितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा। इस समय आपको जो भी करने का मन करता है उसको साइड में कर दीजिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आप अपने घर से दूर आए हैं और इसी एक टारगेट को लगे हुए हैं। ये फेज 2-3 साल का फेज, 1 साल का फेज, जिसने भी जो भी, और बहुत लंबी तैयारी की प्लानिंग मत करिए। अपना टारगेट रखिए, डेडलाइन सेट करिए कि इस 1 साल में मुझे जो है कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करना है। आपने जो भी एग्जाम की अगर वैकेंसीज आ गई है, SSC हर साल आती है, बाकी एग्जाम्स के मामले में हो सकता है कि एक सर्टेन ड्यूरेशन ना हो, लेकिन अपना टारगेट सेट करिए, डेडलाइन बनाइए कि मुझे 1 साल में काम करना है। महीने के हिसाब से आगे प्लानिंग मत करिए, आप अपना दिन सामने टारगेट रखिए। मॉर्निंग में जब उठते हैं तो उठने के बाद ये मान के चलिए कि आज के 24 घंटे मुझे मिले हैं और मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन 24 घंटों को कैसे मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। बहुत लंबी प्लानिंग करेंगे तो हो सकता है लक्ष्य आपकी नजरों से ओझल होने लगे, लेकिन 24 घंटे की प्लानिंग करिए, उसमें से जितना आप पढ़ सकते हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे की मैं बात नहीं करूंगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आप दिन के 4-5 घंटे भी, सप्ताह के 6 दिन भी पढ़ लेते हैं, तो भी आप जिस भी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, क्लर्क बनना चाहते हैं बन सकते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं बन सकते हैं, लेकिन वो लगातार 5 से 6 घंटे आपके हर दिन के होने चाहिए।
किसी दिन आपको लगेगा कि आप 10 घंटे पढ़ लिए, उस दिन जो है बहुत मन में उत्साह है, कोई चीज़ आपने मूवी देख ली, किसी की बात आपको खटक गई या आपके मन में उत्साह आ गया, आपने एक दिन में 10 घंटे, अगले 2 दिन हो सकता है पढ़ाई नहीं की, घूमने निकल गए, गंगा जी के दर्शन करने लगे, सिविल लाइंस में निकल गए, दोस्तों के साथ बैठ के जो है कुछ बनाना खाना पार्टी करने लगे, घर चले गए, वहां पे घर के साथ मन लग गया, लौट के जो है हफ्ते भर बाद आए, होता है। ये चीज आपको उस 1 साल 1.5 साल का जो भी आपने टारगेट रखा है उसमें जो है, तो आप जो जानना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से मैं ये कहूंगा कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार रोज पढ़ने की, हर दिन भी टाइम टेबल बना के रखते हैं कि आज मुझे 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ाई नहीं हुई तो उदास होने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि 8 की बजाय अगर मेरे 4 भी हुए हैं तो उसके साथ मोटिवेट होकर अगला दिन शुरू करें, कोशिश करिए कि नहीं, शाम को थोड़ा सा समय जरूर रखिए जिसमें आप पूरे दिन को एनालाइज कर पाए, तो आप दिन को टारगेट में लेके चलें और अपना फोकस, अपना टारगेट जो भी आपने बनाया उसके साथ में रखें, पूरे दिन का जो है प्लान करें कि मुझे 7 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, शाम को फिर देखिए हो सकता है कि 8 घंटे टारगेट किया था, 4 ही घंटे पढ़ाई हुई, कल फिर कोशिश कीजिए कि जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं हो पाई उसको मैं जो है नेगोशिएट, क्लियर। और असफलता हर किसी के जीवन में आती है, उदासी हर किसी के जीवन में आएगी, निराशा हर किसी के जीवन में आएगी, घर वालों का प्रेशर होगा, फ्रेंड्स का प्रेशर होगा, सक्सेस जब नहीं मिल पाएगी, लेकिन वही कन्विक्शन, आज की आपकी ये तैयारी आपका पूरा जीवन तय करने वाला है कि आपका जीवन आगे चल के कैसा होगा, और वो वैसा होगा जैसा आज आप तय करेंगे, अभी का ये 1 साल, अभी का आगे आने वाला 2 साल, इसके अलावा और जीवन में कुछ मिरेकल नहीं होगा कि आप ये सोचेंगे कि अचानक से कुछ मेरे जीवन में चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, जो होगा वो आपके प्रयासों से होगा, आपकी अपनी मेहनत से होगा, क्लियर है। तो उसी तरीके से मैं जो बात कर रहा हूं, क्योंकि हर किसी में जब तैयारी के दौर रहते हैं, आप ही लोग देखेंगे आपके बीच के कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, आप रुक जाएंगे, तो सिलेक्ट होने के साथ में ऐसा नहीं है कि उनमें बहुत ज़्यादा काबिलियत है या उनका आईक्यू लेवल बहुत है, लेकिन मेरी समझ से जो मुझे लगता है कि उनका फोकस, उनकी कंसिस्टेंसी की, लगातार वो अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हुए बिना काम कर रहे हैं और धैर्य के साथ काम कर रहे हैं, वो चीज़ों को, सफलता और असफलता के बीच की दूरी को तय करता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कोई और स्पेसिफिक सवाल हो? सीपीएफ के बारे में अगर जानना चाहते हैं आप लोग जो है, स्पेशली जो तैयारी सीपीओ की आप तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी करने में सब इंस्पेक्टर से इंडक्ट हुआ जाता है, आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे कुछ साथी हमारे साथ में हैं, जीडी की तैयारी करते हुए आते हैं, धीरे धीरे करके कैरियर प्रोग्रेशन होता है, तय आपको करना है कि जीवन में आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो हर रैंक में भारत सरकार की नौकरी पे इन पक्ष सुविधाएं भी अच्छी देती हैं और कैरियर भी एक अच्छा प्रोग्रेशन होता है। तो किसी भी क्षेत्र में आप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने सपने को छोटा मत रखिए, जो भी आप सपना देखना चाहते हैं, अपनी काबिलियत में कभी भी आप कम यकीन करने वाला भाव मत रखिए कि नहीं मैं शायद इतना ही कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि आप क्लर्क बनने की तैयारी करें तो भी आपको उतनी ही मेहनत करनी है, आप कलेक्टर बनने की तैयारी करें तो भी आपको उतनी ही मेहनत करनी है। तो आप अपना लक्ष्य, टारगेट जितना आप समझते हैं वो ऊंचे से ऊंचा रखिए, क्योंकि आप ऊंची उड़ान करने का अगर सपना देखेंगे तो हो सकता है वहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन कम से कम उससे निचले पायदान तक तो आप पहुंच ही जाएंगे। अगर आप अपने सपने को ही बहुत छोटा रखने की कोशिश करेंगे तो जीवन में आपकी अपनी ग्रोथ भी उसी तरीके से आगे जाएगी और आपका लॉन्चिंग पैड वो हमेशा चीज़ों को तय करेगा। तो आप, जैसा कि मैं सर से भी बात कर रहा था, 2005 से सर के पास में टीचिंग एक्सपीरियंस है, सुशील मेरे साथ में, हम लोगों ने साथ में तैयारियां किया है और मैं जेन्युइनली बताऊं इनका आईक्यू लेवल हमसे ज़्यादा अच्छा था, इनकी अंडरस्टैंडिंग मुझसे ज़्यादा अच्छी थी, शायद इसीलिए ये प्रिविलेज हुए कि इनके अपने ज्ञान का लाभ आप सभी तक पहुंच पा रहा है। और मैं शायद सिलेक्ट होने के बाद में जो मेरे अपने पास में चीज़ें थी वो एक दूसरी दिशा में चैनलाइज हो गई, लेकिन जो इनका अपना काम है, और मैं जेन्युइनली अभी भी बताऊं तो मेरा मन हमेशा से करता है कि मैं ज़्यादा अच्छा टीचर हो सकता था बनिस्बत जो है ज़्यादा अच्छा जो है अफसर होने के। तो आज भी मैं मिस करता हूं, लेकिन अब जीवन एक दिशा में, जो मैंने कहा कि एक बार जिस दिशा में बढ़ चलता है उस दिशा को बदलना फिर मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग टीचिंग में, यहाँ पे कोचिंग में बहुत अच्छे हाथों में हैं। मेरी तरफ से आपको ये है कि टीचर्स आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे देंगे, लेकिन उसके बाद आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी कंसिस्टेंसी, आपका अपना फोकस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही आपकी चीज़ों को, आपके प्रयासों को रिजल्ट में तय करेगा। जो भी आप बनना चाहते हैं, अपनी तरफ से आपने जो भी तय किया, अच्छा सोचें, ऊंचा सोचें, और हाँ, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा कुछ समय ये मान के चलिए, जीवन में एक बार बन जाएंगे तो जैसा चाहेंगे वैसा मिल जाएगा। कोई अच्छा साथी अगर आपके जीवन में है
तो अच्छी दिशा की तरफ दोनों मिलके बढ़िए। अगर दूर हैं, टू द पॉइंट बात करूंगा, अगर दूर हैं तो दूर रहिए। ये मान के चलिए कि कोई बात नहीं, अभी समय गुजरा नहीं चला जाता है, 1-2 साल 3 साल आप जो भी आपने रखा है अपना लक्ष्य प्राप्त कर लीजिए और उसके बाद जो मर्जी वो करते रहिए। क्लियर है ना? क्लियर है? डिस्ट्रैक्शन में, ठीक, हाँ, बच के रहना है डिस्ट्रैक्शन में। चलिए, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अच्छा, कोई, हाँ, आप बताइए। कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस पर फोकस नहीं हो पाता है, जैसे स्पेसिफिक प्रिसाइज बात करें, कौन से सब्जेक्ट पे नहीं हो पाता है? जीएस। जीएस में भी कई सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कई चीजें होती हैं। किस पे फोकस नहीं बन रहा है? पॉलिटी पे फोकस नहीं बन पा रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, हाँ बताइए। पढ़ने के बाद याद होता है फिर भूल जाते हैं। देखिए, मल्टीपल रिपीटिशन या जिसको रिवीजन कहा जाता है। अच्छा, एक सलाह मैं आपको और देना चाहूंगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस, जब हमने भी तैयारी शुरू की तो जिसने जो अच्छी किताब बताई, किसी के इंटरव्यू में पढ़ा वो जाके खरीद लाए। बाबूजी जो है पैसा देने में कमी नहीं छोड़ते थे, खुशकिस्मत थे, तो जो अच्छी किताब मिली वो लेके आ गए। लेकिन बहुत सारी किताबों के बनिस्बत अपनी कुछ बेसिक किताबें तय कर लीजिए, कुछ किताबें गिनती की, और बहुत सारी किताबें एक एक बार पढ़ने की बजाय एक ही किताब को कई बार आप पढ़िए। तो आपकी जो समस्या है कि आप पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, उसके लिए मल्टीपल रिपीटिशन पे जाइए। और ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट पढ़ा फिर उसके बाद उसका नंबर 2 महीने बाद आया, कि एक बार शुरू से लेके मान लो पॉलिटी पढ़ना शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने जो है चैप्टर 1 से लेके 22 तक गए और उसके बाद 15 दिन 20 दिन तक पढ़ाने, नहीं। आप देखिए कि बेसिक किताब जो आप पढ़ रहे हैं उसको लीजिए, और उसके बाद कुछ फैक्ट, वन लाइनर टाइप जो है उनको बीच बीच में आप करते रहिए, कि बेसिक फैक्ट्स आपके दिमाग में तरोताजा रहे और एग्जाम के टाइम में आप उनको जो है थॉरोली रिवाइज कर सकें। वो रिपीटिशन करेंगे तभी वो फैक्ट आपको याद रहेगा। चलिए, उधर से कोई पूछना चाहता था कुछ? ओके, देखिए, सीपीओ के थ्रू अगर आप सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट होते हैं तो आपको क्या नाम है आपका? राजू? चक्रधारी नहीं, आप, मुझे पूरा यकीन है कि आपको चक्र जरूर मिलेगा, है ना, इतना सुंदर आपका नाम है। तो देखिए, सीपीओ के थ्रू जब आप आते हैं, सब इंस्पेक्टर के तौर पे सिलेक्ट होते हैं, तो डिपार्टमेंट में आपको 4 से 5 साल की सेवा देनी होती है। उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है, एलडीसी एग्जाम जिसको हम कहते हैं। वो डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं उन 5 सालों के बाद एग्जाम देके, तो फिर आप सीधे जो है गस्टेड ऑफिसर यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट में आप आ जाते हैं। तो वहां पे स्कोप होता है और हर किसी के लिए होता है। आप जीडी के थ्रू भी जाएंगे तो आगे चल के डिपार्टमेंटल एग्जाम 5 से 6 सालों के बाद में आपको मौका मिलता है कि आप सब इंस्पेक्टर्स के लिए जो है अपीयर हो सकते हैं। आप अगर सब इंस्पेक्टर में हैं तो आप जो है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अपीयर हो सकते हैं। हाँ, असिस्टेंट कमांडेंट के बाद फिर आगे कोई एग्जाम नहीं होती है, क्योंकि गस्टेड रैंक पे एंट्री होती है, फिर नॉर्मल प्रमोशन चलता है। चलिए, और कोई चीज? यूपीएससी ही कई एग्जाम्स को कंडक्ट करती है। आप सभी जानते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो क्लास 1 या गस्टेड रैंक्स होती हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो सबसे कॉमन और चहेती एग्जाम है, और उसके अलावा ये सेंट्रल पुलिस फोर्स के नाम से सीपीएफ के नाम से करती है। तो वो सीडीएस भी अगर ले लें तो वो भी यूपीएससी ही कंडक्ट करती है। तो भारत सरकार, केंद्र सरकार की जो भी क्लास 1 गस्टेड पोस्ट हैं वो यूपीएससी के थ्रू आती हैं। स्टेट का अपना चैनल होता है, आप सभी जानते हैं, कहीं पीएससी होता है, कहीं पीसीएस होता है, तो वो एक अपना चैनल होता है। तो यूपीएससी के थ्रू ही होता है, और पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन 2003 ऑनवर्ड ये चीज़ चल रही है। अभी ये भी चल रही है, यही एग्जाम हो सकता है आगे चल के एलाइड सर्विसेज के तौर पे जो है सिविल सर्विसेज में इंक्लूड कर लिया जाए। जैसे सीआईएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट जो हुआ करते थे पहले सिविल सर्विसेज के थ्रू आते थे, एलाइड सर्विसेज में था, लेकिन अब सीपीएफ का हिस्सा बन गए हैं। क्योंकि जिस तरह से पे पर्क्स ऑर्गेनाइज सर्विस होती है, जिस तरह से कैरियर प्रोग्रेशन होता है, वो यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की एग्जाम में कभी भी अंदर बाहर हो सकती है। जब तक सीपीएफ चल रहा है, एक तरह से कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान रास्ता है उस नौकरी को पाने का। जब सिविल सर्विसेज में आ जाता है, सारी एग्जामिनेशंस के साथ में है, तो फिर निश्चित तौर पे थोड़ा सा
वहाँ पे कंपटीशन टफ हो जाता है। हमारे पास सवाल आया है कि सर हमने तैयारी अच्छी की, एग्जाम भी बेहतर था, पर पेपर लीक हो गया और मेरिट भी हाई चली जाती है, डिप्रेशन होता है, उसका क्या हाल है? बिल्कुल बात ठीक है। डिप्रेशन का कुछ लोग हल जो है हो सकता है चिल्ड ठंडी बियर में ढूंढ लें। ऐसा तो नहीं करते हैं आप लोग? है? चलिए, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। देखिए, स्वाभाविक तौर पे पेपर लीक हो जाना अपने आप में एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, जिसके बारे में हमारे और आपके स्तर पे चीज़ें शायद बदल पाना मुश्किल होती हैं। उस चीज़ का आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि तैयारी अपनी इतनी स्ट्रांग रखिए कि मल्टीपल एग्जाम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो एक में कहीं अगर इस तरह से कोई गड़बड़ होती है तो दूसरा एग्जाम आपके पास में रहे। और देखिए, डिप्रेशन कई तरह के रीजन से हो सकता है। पेपर अच्छा होगा, लीक हो गया, हो सकता है आपने कुछ तैयारी कमतर कर ली या किसी और तरीके से, तो ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। और वो मैनेज, देखिए, डिप्रेशन का एक जो मैं तरीका बताऊं कि कब नहीं होता है, जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो डिप्रेशन नहीं होता है। उसका सबसे पहला तरीका, एग्जाम अगर 6 महीने बाद है, आपकी तैयारी अगर आपने पहले से तैयार कर लिया है तो आपकी तैयारी अच्छी, तो एग्जाम से पहले जो अंदर पेट में तितलियां उड़ने लगती है पेपर हाथ में आने से पहले, या मन में जो है बैठा जाता है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, मैं कितने ठीक कर पाऊंगा, कितने नहीं कर पाऊंगा, उस चीज का समाधान है आपकी अपनी बेहतर तैयारी। आप तैयारी जिस दिन करते रहेंगे उस दिन आपको चैन से नींद भी आएगी कि मैं जिस पर्पज से आया था मैंने आज वो काम किया, रात में नींद भी अच्छी आएगी, और जिस समय एग्जाम की डेट होगी उससे पहले भी आप कॉन्फिडेंट होंगे। तो डिप्रेशन का एक ही उपाय है कि आप अपनी तैयारी जितनी स्ट्रांग कर सकते हैं उतनी स्ट्रांग करिए। हाँ, पेपर लीक होना या एग्जाम या वैकेंसी नहीं आना तो निश्चित तौर पे ये एक ऐसी चीज है कि जिसका समाधान थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप तैयारी अपनी अच्छी रखेंगे। क्योंकि यहाँ जो सर मुझे बता रहे थे कि सारी चीज़ें ही आप लोग पढ़ते हैं, मैथ्स, रीडिंग, जीएस और सब चीज़ें पढ़ते हैं, जब है तो सारी एग्जाम में यही तो पूछा जाता है। एक का किसी का पेपर नहीं आता है, दूसरा अपना एग्जाम, क्योंकि बेसिक तैयारी आप कर लेंगे तो उसके बाद में, जैसे एक एग्जाम्पल, घर में खाना कैसे बनता है, जब आपके पास इंग्रेडिएंट, मसाले अच्छे हैं, सब्जी अच्छी है, आपके पास चीज़ें अच्छी है, तो आप मिक्सअप करके कुछ ना कुछ बना ही सकते हैं ना, अपना काम चल सकता है। तो आपकी टारगेटेड एग्जाम की अगर वैकेंसी नहीं आ रही या पेपर लीक हो गया, तैयारी आपकी अच्छी है, तो आप शिफ्ट करके दूसरी जगह कहीं भी जाए। और डिप्रेशन से बचने का एक ही उपाय है कि आप अपनी तैयारी स्ट्रांग रखें। ठीक, और कोई चीज? मैं देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, एसएससी मुझे सिविल सर्विसेज से ज़्यादा मुश्किल लगती थी, क्योंकि मैं बेसिकली क्या था कि आर्ट ग्रेजुएट था। एसएससी की तैयारी मैंने नहीं की खैर कभी, यूपीएससी की ही तैयारी की, लेकिन एसएससी की तैयारी आज भी अगर मुझे कोई पेपर दे देगा तो मैं सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर जाऊंगा, लेकिन एसएससी क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। वहाँ जो आप लोगों की काबिलियत है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की, वो काबिलियत मुझ में नहीं थी जब मैं तैयारी किया करता था। सीधे सीधे तौर पे थोड़ा सा मेरा आईक्यू लेवल कम था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी थी, तो उसके सहारे चल जाता था काम। जैसे ही मैथ्स, रीजनिंग का नाम आता था तो मुझे जो है पसीने छूटने लगते थे, तो मैं कभी एसएससी की तरफ झांक के देखता नहीं था। तो बिल्कुल, देखिए, बात एकदम ठीक सर ने कहा। और इवन देखिए, मैं भी हिंदी मीडियम से ही स्टूडेंट रहा, और आने के बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जब आया, देन आई रियलाइज इंग्लिश इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। लेकिन उसको फिर सीखने की कोशिश की, और सीखने के कुछ एक बेसिक टिप्स जो मैं खुद करता हूं वो बता सकता हूं। अगर आप पहली चीज देखिए, एग्जाम स्पेसिफिक इंग्लिश तो सर आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन फिर भी एक इंग्लिश को लेके आपको ओरिएंटेशन अगर डेवलप करना है अपने इसी लिमिटेड टाइम में, तो किसी भी भाषा को सीखने का तरीका सुन के हो सकता है, पढ़ के हो सकता है, ये दो तरीके हैं। तो सुनने के क्रम में आप लोग जो है, जो इंग्लिश कंटेंट आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो थोड़ा थोड़ा सुनना कीजिए। जैसे पॉडकास्ट होते हैं, आप इस समय कोई भी चैनल उठा के देख लें, या कोई ऐप के थ्रू पॉडकास्ट हो सकते हैं। न्यूज़ सुनिए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे आपको क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मिल जाएंगे जो आपके जीएस की तैयारी में काम करेगा। शुरू में आपको
सुनने में तकलीफ होगी, समझ में कम आएगा। लेकिन भाषा का एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि एक हमारे बीच का नन्ना मुन्ना बच्चा जब बोलना शुरू करता है, वो रेगुलर स्कूलिंग में नहीं जाता है, लेकिन 2-2.5 साल के बाद में वो सुन सुन के शब्दों को पकड़ना शुरू कर लेता है और आपसे बातचीत करना शुरू करता है। दिस इज हाउ यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज, वट एवर द लैंग्वेज यू आर डिजायरिंग, वट एवर द लैंग्वेज यू आर टारगेटिंग। सो सुनने का काम शुरू कीजिए, जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है। आप मूवी देखना पसंद करते हैं, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मेरी सलाह है कि उसमें आप न्यूज़ को सुने, कोई भी न्यूज़ सुनिए। इंग्लिश में न्यूज़ आप जो है इंटरनेशनल चैनल उठाना चाहें, बीबीसी सुनना चाहें या कोई न्यूज़ सुनना चाहें, न्यूज़ सुने जिससे आपको कंटेंट मिलेगा। थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें साथ ही साथ, फिर उसी तरीके से बाकी सब पढ़ाई के साथ में आप अगर आधा घंटा भी निकाल लेते हैं, आपकी कोई भी मैगजीन जिससे आपका जनरल स्टडी का कंटेंट ठीक हो सकता है, वहां से आप उसको पढ़ना शुरू करें, तो कुछ शब्दों को आप सुनेंगे वो आपको रियलाइज होगा, कुछ आप पढ़ेंगे वो आपको। कई आपके ऐसे ऐप हो गए हैं कि जिसमें आप एडिटोरियल या उस तरह की चीजें पढ़ेंगे, उसके साथ वर्ड मीनिंग्स वगैरह भी होते हैं, वो चीज भी। बाकी टारगेट एग्जाम स्पेसिफिक जो इंग्लिश है वो आपको उस पर्टिकुलर सेगमेंट को देखते कि अगर उसमें ग्रामेटिकल पार्ट है तो वो आपको तैयार करना पड़ेगा, अगर उसमें वोकेब पार्ट है या उसमें जो भी पार्ट है वो आपको टारगेट स्पेसिफिक करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि जनरल लैंग्वेज सीखने के क्रम में, और ये मैं आपको बताऊं कि जितनी जल्दी सीख जाएं आप उतना बेहतर है। हमारे यहाँ चाहे ना चाहें ये लैंग्वेज ऐसी है कि इसको आप सीख लेते हैं तो आप एक बेहतर एजुकेटेड पर्सन के तौर पे जो है आपको काउंट किया जाता है। तो जितना जल्दी सीख सकें, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इसको आप प्रायोरिटी बनाएं। आप फोकस करिए जो आपकी एग्जाम के लिए इंग्लिश जरूरी है। हाँ, फिर आपको समय मिलता है तो लैंग्वेज थोड़ा सा सुनने की कोशिश करिए, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए, उसी से आपको चीज़ें मिल पाएँ। स्पेसिफिक बुक के बारे में बात नहीं करूँगा, वो आपके सर आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं जो भी आप एग्जाम था, लेकिन भाषा सुनने और पढ़ने से ही आ पाए। और कोई चीज़? चलिए, आई होप कि कुछ चीज़ें और मेरा अपना सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला और आप लोगों से इंटरेक्शन करके मुझे अपनी पुरानी यादें याद आ जाती। और इलाहाबाद स्पेशली मैं एक अपने ऑफिशियल असाइनमेंट के तौर पे आया था, और शील सर आपके और हम लोग साथ ही में रहे, और साथ ही में उसी तरीके से इनकी कई और काबिलियतें अभी सर के तौर पे आपके सामने हैं तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन ये अपने आप में खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं, और भी इनकी काबिलियत, ये डिस्ट्रैक्शन से बचाने का काम भी करते थे। तो ये हमारे उस समय भी गुरु थे, और आप लोग का सौभाग्य है कि आपको एक अच्छी टीम मिली। मनीष सर आपके साथ में, सुशील सर हैं, ओवरऑल जो है रवि सर आपके साथ में है। तो कंटेंट पे मेहनत कीजिए, लेकिन अपने पर्सनल टाइम को ज़रूर बेहतर तरीके से यूटिलाइज करिए, और डिस्ट्रैक्शन जीवन में आते रहेंगे, उनको मैनेज कैसे करना है वो कोशिश। बच सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बच सकते हैं तो मैनेज करने की कोशिश। ये टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये निकल गया तो फिर चलिए। एट लास्ट मैं रवि सर का और सारी की सारी फैकल्टी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे मौका दिया कि आप लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करूं, और फिर से मुझे भी अपना वो तैयारी का दौर दोबारा याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर, आप आए और बच्चों को बहुत सारी जो इनके मन में जो डाउट्स थे उनको आपने क्लियर किया, और मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। टू बी वेरी फ्रैंक, तो आप लोग को बहुत सारा हेल्प हुआ होगा, ठीक है। तो जैसा सर ने कहा, अगर उसका कुछ % भी अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो कैरियर डिज़ाइन है उसमें कुछ ना कुछ बेहतर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।